विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। विश्व का इतिहास कर रहे थे हम लोग। बहुत सारी क्रांतियां हमने पढ़ी। आज हमने करनी है फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति पढ़ चुके, अमेरिका की क्रांति पढ़ चुके, आज हमने फ्रांस की क्रांति करनी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब? सबसे पहले डेट याद करनी, 1789 ईस्वी में हुई और यह विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसका कारण राजाओं की निरंकुशता, अयोग्य और शासन संबंधी विभिन्न अनियमितताएं। ये दो कारण लिखना है आपने। नंबर 1 राजाओं की निरंकुशता और नंबर 2 अयोग्यता एवं शासन संबंधी विभिन्न अनियमितताएं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो अराजकता व्याप्त थी इसका समापन हुआ। इस क्रांति के पश्चात फ्रांस में जनतंत्र की शुरुआत हुई और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस क्रांति में फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां, ये इसका नाम याद करना आपने, लुई 16वें का राजा का नाम कौन सा? लुई 16वां एवं उसकी रानी मेरी एतवानेत को मौत के घाट उतार दिया गया। लुई 16वें को और उसकी रानी मेरी एतवानेत को मौत के घाट उतार दिया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप युद्ध की ज्वाला में जलता रहा। यह रक्तपात 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टील की घटना के साथ प्रारंभ हुआ। 18 जून 1885 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में यह समाप्त हो गया। आपने एक तो बास्टील की घटना याद करनी है, 14 जुलाई 1789। यहां से डेट पूछता हो, क्या पूछेगा? रक्तपात का प्रारंभ हुआ फ्रांस में, वो कब हुआ? 14 जुलाई 1789 बास्टील की घटना। और समाप्त कब हुआ? 18 जून 1815। यानी कब तक चलता रहा ये? 89 से लेकर 90, 1800, हाँ जी 26 साल है, लगभग 26 साल। ठीक है। वाटरलू नाम सुना होगा आपने। एक और वाटरलू के फील्ड में ये भी सुना होगा आपने कि कौन हारा था? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना? अच्छा जी, लुई 16वां, मैरी एतवानेत। लुई 16वां और मैरी एतवानेत। अगला, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? तो फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों में, आर्थिक कारणों में और सामाजिक कारणों के साथ साथ बुद्धिजीवियों का प्रभाव, तात्कालिक कारण, ये सब पढ़ने हैं आपने। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लुई 16वें की निरंकुशता, अयोग्यता और शासन संबंधी अनियमितताओं से जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। फ्रांस के राजा अपनी शान शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण फ्रांस की जनता ने राजतंत्र को मुखर विरोध किया। क्या किया? इस मामले में अफगानिस्तान को मानना पड़ेगा। अफगानिस्तान किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, चाहे रूस गया हो, अमेरिका गया हो, कोई भी गया हो, किसी की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है। अफगानियों का जो शासन चलता है वो समानता पर आधारित होता है। किस पर? भारत के अंदर भी देखा जाता है कि पहला अफगान जो साम्राज्य है वो कौन सा है? लोदी। उसमें 3 राजा हुए, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। बहलोल लोदी के समय तक बिल्कुल सही रहे अफगान, क्योंकि एक ही कालीन पे बैठ के सारे सरदार क्या करते थे? भोजन करते थे। जहां बहलोल के बाद सिकंदर और इब्राहिम लोदी जहां निरंकुश हुए, लोदी डायनेस्टी क्या हो गई? समाप्त हो गई। सरदारों ने विद्रोह कर दिए। वहां पर किसी को ऊपर नहीं माना जाता, कोई गद्दी पर नहीं बैठता। वहां पर लोया जिरगा चलती है, उनकी अपनी संसद चलती है, कबीलाई संसद, है ना? उसका मानते हैं वो। और किसी को भी ऊपर बैठने का अधिकार नहीं है। ये नहीं कि आप ऊपर हो गए हम नीचे हो गए। दूसरी तरफ आप देखते होंगे कई जगह पर जो राजा होते हैं वो दैवीयकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। किसके समक्ष? प्रजा के समक्ष। किसके समक्ष? जैसे अगर हम बोलेंगे टिहरी के राजा क्या थे? बुलंदा बदरीश थे। क्या थे? तो ये प्रचार किसने किया टिहरी में कि बुलंदा बदरीश, यानी क्योंकि जनता को, राजा को पता था कि जनता जो है वो क्या करती है? बद्रीनाथ जी को बहुत मानती है। यहाँ का जो तीर्थ स्थल है वो क्या? बद्रीनाथ। तो बोलते हुए बदरीश कौन है? बुलंदा बदरीश कौन है? टिहरी के राजा है। दिमाग में भर गया, दैवित्व सिद्धांत आ गया राजा का। राजा की डेथ हुई तो सब लोगों ने क्या कर दिया? अपना सिर मुंडवा दिया। नेपाल में भी ऐसे ही था। नारायण हिति, नारायण हिति मतलब नारायण भगवान, नारायण हिति यानी राजा जहां बैठ रहा है सिंह दरबार, राजा जहां रह रहा है नारायण हिति, मतलब दरबारों के नाम भी ऐसे रख दिए भगवान के नाम पर। राजा का दैवीयकरण कर दिया। राजा क्या हो गया? देवता हो गया।
राजा की डेथ हुई तो पूरे नेपाल ने क्या किया, जितने भी पुरुष हैं उन सब ने क्या किया, मुंडन किया, बाल मुंडवाए। किसके स्वरूप? शोक स्वरूप। कि क्या हो गया? राजस्थान में क्या है, राजस्थान के राजाओं ने क्या किया, राजा के राजाओं को देख ही नहीं सकते आप, राज परिवार के स्त्रियों को नहीं देख सकते आप, अभी भी नहीं देख सकते। हुकुम बोला जाता है वहां पर, हुकुम आ गए, बस गर्दन नीचे करनी है। हाँ, राजा से आंखें नहीं मिलानी है, राजा की तरफ देखना ही नहीं है। राजा की तरफ देख दिया मतलब सर कलम, कोड़े। ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं भाई? कल से मैं बोल दूं कि मेरी क्लास में कोई मेरे से आंखें नहीं मिलाएगा, कोई मेरे से पूछेगा नहीं, बात नहीं करेगा, सब हाथ बांधे खड़े रहेंगे। माना मैं बलबन का दैवत्व सिद्धांत अगर शुरू करूं, मैं बोलूं कोई हंसेगा नहीं, क्या नहीं करेगा? कोई हंसेगा नहीं। अगर कोई हंसा, कोई बैठा मेरे सामने, हाथ बांध के खड़े रहना है जितनी देर तक क्या चलेगी, क्लास चलेगी। चलेगा या इंस्टीट्यूट? नहीं चलेगा। लेकिन बलबन का चला। बताया जाता है कि बलबन जब मरा तो पाइबोस, पैर चूमो की मेरे, सिजदा, मेरे सिर झुकाओ मेरे पैरों पर, सिजदा करो, पाइबोस करो। मैं कौन हूं? नियाबत खुदाई हूं कि मैं क्या हूं? ये क्या है? ये सब क्या है? दैवत्व सिद्धांत है। ताकि राजा को क्या, राजा का इतना महिमा मंडन कर दिया कि राजा क्या हो गया। फ्रांस में भी ऐसे ही था। और ये क्या कर रहे थे? दुरुपयोग कर रहे थे धन का। जनता की गाड़ी का मतलब जनता पे इतना टैक्स लगा रखा था कि जनता भूखों मर रही थी। और ये क्या बोलते हैं, जो रानी थी उसका तो मेकअप ही अगर आप सुन लेते तो फिर क्या बोलना, उनका खान पान। कितना खाता है यार आदमी, कितना खाते हो भाई, कितना खाते हो? अरे यार कितना खा लोगे एक दिन में? और मैं इतना बड़ा टेबल लगा दूं, मेरे टेबल से लेके लास्ट तक एक टेबल लगा रखा, उसमें सब भर रखा है, कितना खा लूंगा यार मैं? बाकी सब क्या होना, ठीक है कुछ कर्मचारी खा लेंगे मेरे बाद, मेरे खाने के बाद, उसके बाद क्या, वो सब वेस्टेज में जा रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं जी, मैं यहाँ ये नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ का नहीं, मुझे तो वहां का चाहिए, क्या बोलते हैं, मुझे तो पानी में ऐसे नहीं पीऊंगा, मुझे अंटार्कटिका की जो ब्लू आइस है वो पिघला के दो, वो पीऊंगा मैं। जैसे अकबर था, अकबर के लिए गंगा जल जाता था हरिद्वार से, अकबर का पेट खराब रहता था। होना ही है, जब आप मांस खाओगे तो पेट तो प्रॉब्लम होगी होगी। किसी ने बताया होगा गंगा जल शुद्ध होता है, हरिद्वार से जाता था घड़ों में। किसके लिए? अकबर के लिए। टैक्स कौन दे रहा है? जनता। कर किस पर लग रहे हैं? जनता पे। जनता क्या हो रही है? भूखों मर रही है। राजा क्या कर रहा है? पानी भी कहां से मंगा रहा? चलो ये चल जाता है कि हरिद्वार से, वैसे चलता क्या है मैं बता रहा हूं, उससे बड़े यमुना को साफ करता ना दिल्ली में, या आगरा में यमुना को साफ करता। नहीं आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब ऐसा होगा, जब राजा बोलेगा मैं ही राज्य हूं, मैंने जो बोल दिया वही कानून है, तो जनता मानेगी उस चीज को? नहीं मानेगी। एक टाइम पे क्रांति होगी। तो राजनीतिक कारणों में भाई, फ्रांस के राजा अपनी शान और शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण फ्रांस की जनता ने राजतंत्र का मुखर विरोध किया। राजा की पत्नी का नाम एत्वानेत था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यह बड़ी ही अहंकारी थी। इसके कुचक्र एवं प्रभाव के कारण क्रांति को अधिक बल मिला। इस समय फ्रांस की कानून व्यवस्था में अनेक मौलिक दोष उत्पन्न हो गए थे। धनी, पादरी और सामंत, ये कुलीन वर्ग माने जाते थे, ये राजकीय करों से मुक्त थे। यार तुमने अमीरों को तो टैक्स से मुक्त कर रखा, और गरीबों पे आप क्या कर रहे हो? टैक्स लगा रहे हो। जबकि गरीब जनता करों के भारी बोझ से दबी थी। देश पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा था। व्यापार की दशा भी संतोषजनक नहीं रह गई थी। इन परिस्थितियों ने फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए क्या किया? प्रेरित किया। और पता नहीं क्या बात है, गरीबों की लड़ाई लड़ते 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 कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये नहीं लूंगा, सुविधा नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, और फिर उनकी शान और शौकत देखो आप, तो उसके बाद पता चलता है कि भाई इतने करोड़ों का ये बना, इतने करोड़ों रुपए के अंदर सामान है आपका। तो क्या मतलब है ये? इसका मतलब आप निरंकुश हो गए, आप अहंकारी हो गए। नहीं आया समझ में? शास्त्री जी भी तो थे। आप पहले मुख्यमंत्री हो, आप पहले प्रधानमंत्री हो, या आप पहले वो हो जो देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हो? आप मतलब अपना बर्थडे नेवी के जहाज पे मनाओगे, या आप अपना बर्थडे वहां सेलिब्रेट करोगे, वाइफ का बर्थडे क्या बोलते हैं सबमरीन में सेलिब्रेट करोगे, या आप एयरफोर्स के जहाजों का दुरुपयोग करोगे? नहीं करोगे।
क्या नहीं करोगे? आप शास्त्री जी की तरह बनिए, यानी कार भी ली तो लोन ली, क्या की, लेकिन लोगों ने उनके परिवार को वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था। उन्होंने कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए, कुछ नहीं था उनके पास। उनके अकाउंट में जब वो उनकी डेथ हुई तो बहुत कम पैसा था। सरदार पटेल हो गए, शास्त्री जी हो गए, ये हमारे लिए क्या है? आदर्श हैं। लेकिन ये नेताओं के लिए भी आदर्श है कि यार कल को कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए क्या करो, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी है, कल को कोई नहीं पूछेगा। जब हम चेयर से उतर जाएंगे, कल को कोई जो आज 4th क्लास हमारे आगे पीछे चक्कर लगा रहा है, ये भी नमस्ते नहीं करेगा। इसलिए क्या करो, धन, क्या कर लो, धन कमा लो। यस्यास्य वित्तम सौ नर कुलीना, जो जिसके पास वित्त है वही कुलीन है। सौ एव वक्ता सच दर्शनीयम, वही वक्ता है। धनाढ्य व्यक्ति कुछ भी बोल दे, बकवास भी करे, वो भी अच्छा लगता है लोगों को। सौ एव वक्ता सच दर्शनीयम, दर्शनीय भी वही है। सा पंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञ, वही पंडित भी है, पंडित मतलब ज्ञानी, और वो सर्वे गुणज्ञ, सारे गुण भी उसके अंदर हैं। लेकिन लास्ट में बोला गया ये गुण उसके नहीं है, सर्वे गुणा कांचनमा श्रंते, मतलब ये सारे गुण जो है ना, उसके बाद जो सोना है, जो धन है, उसका है। किसका है? वो धन खींच लो, खत्म। नहीं आया समझ में? तो ये हमारे लिए आदर्श है, ये लोग जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। आपको भी उन्हीं को आदर्श बनाना है। लेकिन मैंने कहा कुछ लोगों ने ये सीख लिया कल कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए धन कमाओ। धन की होड़ में क्या हो गए और उसका उपभोग नहीं कर पाए वो लोग। ऐसे ही फ्रांस में थे, धनी पादरी सामंत कुलीन राजकीय करों से मुक्त थे, जबकि गरीब जनता करों के भारी बोझ से दबी हुई थी। देश पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा था, व्यापार की दशा भी संतोषजनक नहीं रह गई थी। फलतः इन परिस्थितियों ने फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। दूसरा कारण, आर्थिक कारण, राजघराने द्वारा धन पानी की तरह बहाया जाता था। राज्य कर्मचारी जन कल्याण की ओर ध्यान न देकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त थे। इसमें निजी स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त थे। साथ ही इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने से भी राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस पर देश का आर्थिक ढांचा चरमराकर टूट गया। धन की कमी को पूरा करने के लिए जनता के टैले यानी भूमि कर और टीथे यानी धार्मिक कर जैसे अनेक कर लगाए गए। टैले और टीथे याद रखना आपने। टैले क्या था? भूमि कर। टीथे क्या था? धार्मिक कर। अनेक कर लगाए जाते थे और इनकी वसूली बड़ी निर्दयता पूर्वक की जाती थी। कृषकों की आय एवं उपज का अधिकांश हिस्सा करों के रूप में ले लिया जाता था। फ्रांस में पादरियों और सामंतों तथा उच्च वर्ग के लोगों पर कोई कर नहीं लगता था। इस प्रकार दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था ने भी फ्रांस की क्रांति के लिए प्रेरणा का कार्य किया। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तीसरा, सामाजिक कारण। अच्छा, हरे जो अमीर होता है वो और अमीर होता चला जाता है, गरीब जो होता है वो और गरीब होता चला जाता है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसता है। गरीब आदमी है, उसकी भी आकांक्षाएं होती नहीं है पैसा भाई, पर फिर भी क्या करना है, वो सारे शौक पूरे करने हैं जो अमीरों के देखते हैं, जो सीरियल्स में देख लिया अब वैसा ही होना है। खासकर विवाह अवसरों पर अत्यधिक जो खर्चा हो रहा है आजकल, वो इसका एग्जाम्पल है। इधर से लड़के वालों ने किया, इधर से लड़की वालों ने किया, दोनों की स्थितियां ठीक नहीं है। लोन ले लेकर क्या कर रहे हैं? विवाह कर रहे हैं। लोन लेकर पढ़ेंगे नहीं, लोन लेकर क्या करेंगे? व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार भी नहीं करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जितना विवाह पर खर्चा कर रहे हैं, जितना इधर से खर्चा कर रहे हैं, अगर उस पैसे से क्या करें, दोनों मिलकर व्यापार करें, पति पत्नी, नया जो नव दंपत्ति है, तो क्या हो सकता है? आगे का जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन क्या है कि क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है कि ऐसा मानते हैं बच्चे कि इन्हें हमारे विवाह पर ऐसा करना ही पड़ेगा, तो जो पिता होता है या माता होती है वो कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, उनका नहीं आया समझ में? समझ में आया? नहीं आया, आएगा भी नहीं। शादी एक बार होती है, खर्चा ना करें हम, है? उस एल्बम को एक ही बार देखता है आदमी विवाह की, उसके बाद बुढ़ापे में देखता होगा, अलग बात है। एक बात की बात कर रहा हूं, ठीक है? चलो जी, ठीक है। सबको क्या बनना है? सब जितने भी हैं उनको क्या बनना है? सुपरस्टार बनना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या होता है कि फिर गरीबी के दुष्चक्र में फंसता है। किस में फंसा? पैसा बैंक ने तो दिया नहीं, बैंक शादी के लिए थोड़े देता है पैसा,
फिर साहूकार ने दिया, साहूकार ने 9 के 10 पे दिया, वो फिर ब्याज बढ़ता चला गया, गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए। फिर वो आदमी जो कमा रहा था वो इतनी टेंशन में आ गया, वो बीमार हो गया। फिर उस बीमार का, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो था नहीं, फिर वो प्राइवेट में, पहले सरकारी में गया, फिर प्राइवेट में गया, फिर और दुष्चक्र, फिर और लोन लिया, गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला गया, और इतना गरीब हो गया कि उस गरीबी से फिर बाहर निकल ही नहीं पाता। ठीक है, अब लोन ले लिया तो खाने पीने की वस्तुएं भी क्या, घटिया वस्तुओं को खाने लगा। घटिया वस्तुओं को खाएगा तो बीमार होगा तो क्या होगा, फिर इलाज पे खर्चा होगा। नहीं आया समझ में। फिर अगर उसकी मृत्यु हो गई तो फिर जो नीचे वाले लोग रह गए, उनमें से कोई भी शिक्षित नहीं है, कोई भी कार्य करने लायक नहीं है, तो फिर वो बेचारे और क्या हो गए। समझ में आया? इसको बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। अमीर ने क्या किया, तो पुट्स वन एग इन डिफरेंट बास्केट। उसने एक काम नहीं किया, उसने कई काम किए, इधर भी। किसी ने कहीं जमीन ले ली, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ निवेश कर दिया उसने जगह जगह। एक चीज डूब गई, दूसरे से पैसा कमा लिया, दूसरी चीज डूब गई, तीसरे से पैसा कमा लिया। इसीलिए इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है, अपने जो एग्स हैं वो एक ही टोकरी में नहीं रखता, और टोकरी फूट गई तो डिफरेंट बास्केट, अलग अलग बास्केट्स में रखता है। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो भाई सामाजिक कारण, फ्रांस में समाज वर्ग विभेद पर आधारित था। इस समय फ्रांस के समाज में 3 वर्ग थे, 3 स्टेट्स थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण। पादरी वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी, पुरोहित और उच्च धर्माधिकारी आते थे। उच्च पदाधिकारी वर्ग अन्य विशेषाधिकारों से युक्त था। इनका जीवन भोग विलास एवं वैभव से परिपूर्ण था। फलतः इस वर्ग का चारित्रिक एवं नैतिक पतन हो गया था। क्या हो गया था? चरित्रहीन हो चुके थे। क्या हो चुके थे? नैतिकता खत्म हो चुकी थी, नैतिक पतन हो चुका था। कुलीन वर्ग में सामंत, राज परिवार के सदस्य एवं उच्च अधिकारी शामिल थे। ये लोग विशेषाधिकारों का प्रयोग जनसाधारण के शोषण के लिए करते थे। जनसाधारण वर्ग, जिसमें देश की 95% आबादी समाहित थी, 3 उपवर्गों में विभाजित थी: मध्यम वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग। मध्यम, किसान और मजदूर वर्ग। मध्यम वर्ग, जिसको बुर्जुआ बोलते हैं, बुर्जुआ वर्ग, समाज में कुलीनों द्वारा उपेक्षित और अपमानित था। फ्रांस में किसान वर्ग की जनसंख्या 80% के लगभग थी। इनका आर्थिक जीवन संकटग्रस्त था तथा यह वर्ग करों के बोझ से दबा हुआ था। दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण यह वर्ग भी संतुष्ट न था। मजदूर वर्ग समाज में सबसे निम्न वर्ग था। इस वर्ग के पास कोई अधिकार भी नहीं था। इनका जीवन अमानवीय तथा अत्यधिक खिन्न था। इस प्रकार सामाजिक असमानता और असंतोष फ्रांस में क्रांति के रूप में फूट पड़ा। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? उच्च वर्ग अगर विलासिता कर भी रहा है तो महंगी चीजों का सेवन कर रहा है, हालांकि है तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पर उतनी हानिकारक नहीं। निम्न वर्ग क्या खा रहा है? गुटखा खा रहा है। गुटखा खा रहा है तो फिर एक दिन ब्रश करते करते मुंह से ब्रश बाहर निकल जाता। नहीं आया समझ में? उच्च वर्ग क्या कर रहा है? माना शराब का सेवन कर रहा है, लेकिन बहुत महंगी शराब का सेवन कर रहा है, उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। निम्न वर्ग क्या कर रहा है? कच्ची पी रहा है। कच्ची बोलते हैं, देसी क्या बोलते हैं? ताड़ी तो अच्छी चीज मानी जाती, प्राकृतिक चीज है, ताड़ी मत बोलो। नहीं, जिसमें सेल पीस के डालते हैं। सुना होगा आपने कि उस परिवार में मृत्यु भोज चल रहा था, वहां कच्ची पी के, कच्ची बोलते हैं उसको, कच्ची पी के 20 लोग मर गए, 30 लोग। ये तो उत्तराखंड की घटना है। मृत्यु भोज में क्या शराब परोसी जा रही थी, और क्या हो गया? शराब किसने बनाई? अपने आप ही बना दी घर में। घर में बना दी तो उसमें पता नहीं सेल डाले, क्या डाले, मर गए लोग। किसी को लकवा हो गया। नहीं आया समझ में? वो इस प्रकार का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझो। मजदूर वर्ग समाज का सबसे निम्न वर्ग था। इस वर्ग के पास कोई अधिकार भी नहीं था। इनका जीवन अमानवीय, अत्यधिक खिन्न। इस प्रकार सामाजिक असमानता और असंतोष फ्रांस में क्रांति के रूप में फूट पड़ा। क्लियर हो गया? बुद्धिजीवियों का प्रभाव, इसका समकालीन दार्शनिकों में फ्रांस की दयनीय दशा के बारे में अपने लेखों के माध्यम से जनता को यह बताने का प्रयास किया कि उनके दुख दर्द का मूल कारण फ्रांस की भ्रष्ट राजतंत्रीय शासन प्रणाली है। क्या है? भ्रष्ट राजतंत्रीय शासन प्रणाली है। प्रसिद्ध विचारक जॉक रूसो
ने अपनी कृति सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राजा के दैवीय अधिकारों पर कठोर प्रहार किया है। राजा के दैवीय अधिकार, मैंने कहा नहीं, देवत्व का भान कराते थे वो प्रजा को कि राजा क्या होता है, देवता होता है। स्पार्टा 300 देखी होगी आपने, उसमें देखा होगा ईरान का शासक जेरेक्सीज अपने आप को क्या बोलता है, ईरान के राजा को देवता माना जाता था। क्या माना जाता था? हमारा देश का जो बलबन है ना, सुल्तान बलबन, वो ईरान ही तो गया था, वहीं से तो उसकी बुद्धि आई थी। उससे पहले यहाँ के क्या बोलते हैं, सुल्तानों को कुछ नहीं समझते थे, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी, उतनी नहीं थी। ये गया ईरान, ईरान में इसने देखा कि राजा का भव्य दरबार, क्या देखा, राजा का भव्य सिंहासन, राजा के साथ अंगरक्षक, राजा के बड़ी रिस्पेक्ट, राजा को देवता मान रहे लोग, राजा के पैर, मतलब जो भी चीजें हैं, उस कंसेप्ट को लेके आया वो यहां पर। कहां पर? ठेली वाला जिस दिन मॉल में जाएगा उस दिन उसकी समझ में आएगी एक चीज कि भाई दिखावा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हो सकता है वो बहुत अच्छे सेब बेच रहा हो, लेकिन लोग उसकी जान खा जाएंगे, सही लगा, कम कर। वो बोलेगा 100 रुपए किलो है, वो बोलेगा नहीं भाई 50 देंगे हम। वो बेचारा भी क्या करे, रात को रोटी खानी है ना। कई बार मतलब घाटे पे चला जाता है कि सेब सड़ भी जाएगा भाई शाम तक, इसलिए मुझे क्या करना, बेचना, निकालना है। उसकी जान लेके रखते हैं। क्या मॉल में आपने देखा कभी किसी को वो करते, बार्गेनिंग करते? है ही नहीं, किससे करोगे बार्गेनिंग, फिक्स रेट है। उस दिन उसकी समझ में आता है कि यार दिखावा बहुत जरूरी है। क्या है? प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। राजमा चावल वाले की जान ले रखी आपने, अचार भी डाल, फिर डाल सलाद इसमें, और डाल राजमा इसमें। 5 स्टार में जाओ, 5 स्टार में जाओ, 2 अंडे खा के आओ, पता चलेगा बिल कितना होता है। पानी पी के आओ। अजी 40 रुपए? कहाँ की दुनिया में रह रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं यार, आपको ले जाना पड़ेगा 5 स्टार में। क्या है? प्रेजेंटेशन है। अरे 250 500 जो बोतल आप बाहर 20 रुपए, पहले तो 20 रुपए की भी कोई कीमत नहीं है। सरकारी पानी सबसे बढ़िया पानी माना जाता है जो नल पे आ रहा है, पर नहीं, स्टेटस है, ठीक है, पियो। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्या बताना चाह रहा हूं? उस क्रांति के अंदर के कारणों में जाना पड़ेगा आपको, अपने दिमाग को ले जाना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। वर्तमान में भी आपको ऐसी दशाएं दिखेंगी। अभी भी है ऐसा वर्ग जो अमानवीय, बिल्कुल अमानुषिक जीवन व्यतीत कर रहा है। आपको फ्लाईओवर के नीचे दिख जाएंगे ऐसे लोग, और आप भी हो उनमें। आप स्किल्ड नहीं हो। क्यों नहीं हो? जब देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, कोई नीति क्यों नहीं बनाई गई? उद्योग क्यों नहीं लगाए गए? प्रोडक्शन क्यों नहीं किया गया? खाली आपको पढ़ाया क्यों गया कि अब ग्रेजुएशन 3 साल की हो गई, अब जी बीएड 2 साल का हो गया, अब जी ये ऐसा हो गया, अब जी इतने चरणों में आपको पेपर देना पड़ेगा। जहां पहले फ्री में होता था, अब मेंस भी देना पड़ेगा, मेंस भी अब इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। क्यों फंसा रहे हैं आपको? स्किल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको उद्योगपति क्यों नहीं बना रहे हैं? आप उद्योग क्यों नहीं लगा पा रहे हो? क्योंकि सोच नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। रिस्क लेने की क्षमता का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोच वैसी बना रखी है आपकी शिक्षा व्यवस्था ने। अब आईएएस नई शिक्षा नीति, अब देखते हैं क्या बदलाव आता है। हम तो उसी शिक्षा नीति के क्या हैं। हाँ जी, अब वही तो करना है। जापान बनना है, चीन भले ही शत्रु देश है लेकिन उससे भी सीखना है। चीन से भी सीखना है। चीन से सीखना है हमें, है ना। हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें अपना निर्यात बढ़ाना है। उसके लिए हमें स्किल्ड होना पड़ेगा। मैं तो कई बार तैयारियों का भी विरोध करता हूं। मैं भले इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैं विरोध करता हूं कि गलत तरीका है ये, ऐसे फंसा के मत रखिए भाई। ये समय तो प्रोडक्शन का था, प्रोडक्ट देना था आपने देश के लिए, देश की आर्थिकी में आपने योगदान। पढ़ाई अच्छी चीज है, पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ाई ही आपका जीवन का उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपनी आर्थिकी सुधारो, देश की आर्थिकी अपने आप सुधर जाएगी। मजदूर वर्ग, ये बता दिया मैंने। बुद्धिजीवियों का प्रभाव, तो दुख दर्द का मूल कारण फ्रांस की भ्रष्ट राजतंत्रीय शासन प्रणाली है। प्रसिद्ध विचारक जॉक रूसो ने अपनी कृति
सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो सुना है? रूसो कहाँ का था? रूसो कई बार इतना ही क्वेश्चन आता, रूसो कहाँ के विचारक थे? लोग लिखते हैं रूस के थे। अरे भैया ऐसा नहीं होता, रूसो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के विचारक थे। क्या लिखा उन्होंने? सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी उन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों पर कठोर प्रहार किया। इसी प्रकार प्रसिद्ध विचारक मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपनी रचना कानून की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के दैवीय शक्ति व उसकी निरंकुशता को खुलकर आलोचना की। परिणामतः फ्रांस में एक बौद्धिक जागृति का संचार हुआ और यहाँ के निवासी न्याय, स्वतंत्रता, समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए। वॉल्टेयर का योगदान भी कम नहीं था इसमें। वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सब विद्वान हुए। विद्वानों का काम है खुल के बोलना। फिर उसके बाद उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि उन्हें जहर का प्याला दिया जाएगा या उन्हें फांसी दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि विचार फिर तैरते रहते हैं समाज में। विचार दे दिए, फिर हो सकता है कि आपको फांसी हो जाए, हो सकता है आपको जेल हो जाए, लेकिन आपके विचार क्या करेंगे? क्या करेंगे? जनता के बीच में प्रसारित होते रहेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा था। भाई बात तो सही कही थी। होता तो नहीं है राजा देवता तो नहीं होता है ना? तात्कालिक कारण क्या थे? वित्तीय संकट के समाधान हेतु तत्कालीन शासक लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाकर कतिपय नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, किंतु जनसाधारण वर्ग ने इसका जमकर विरोध किया और मांग की कि एस्टेट्स जनरल यानी फ्रांस की 3 सदनीय प्राचीन संसद, इसकी संयुक्त बैठक बुलाई जाए। राजा ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और सभा को भंग करने का निर्णय लिया। इसके विरोध में जनसाधारण वर्ग के पास के टेनिस कोर्ट में एक सभा करके संविधान बनाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई। जन विरोध के चलते राजा को झुकना पड़ा। राजा ने एक गुप्त योजना के माध्यम से सभा यानी स्टेट्स जनरल को समाप्त करने की योजना बनाई। जो ही जनता को इसकी सूचना मिली, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में एक भीषण क्रांति प्रारंभ हो गई। क्या हो गई? भीषण क्रांति प्रारंभ हो गई। क्रांति का आरंभ एस्टेट जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद थी। क्रांति का आरंभ कैसे हो बता रहा हूं। एस्टेट्स जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद थी जिसमें 3 सदस्य थे, अर्थात तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था। प्रत्येक वर्ग का अलग अलग अधिवेशन होता था। 1614 ईस्वी के बाद अब तक इस पर कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। एस्टेट्स जनरल के सदस्यों की कुल संख्या 1214 थी, जिसमें 308 पादरी वर्ग के, 285 कुलीन वर्ग के और 621 जन साधारण वर्ग के सदस्य थे। राजा ने धन की कमी को पूरा करने के लिए इस आशा से 1789 ईस्वी में इस अधिवेशन को बुलाया कि वह नया कर लगाने की अनुमति दे देगी। जनता वर्ग ने करों का विरोध किया और संयुक्त अधिवेशन की मांग की। राजा तथा दरबारी वर्ग ने इसका विरोध किया तथा सभा को भंग करना चाहा। जनता वर्ग ने सभा से हटने से इनकार कर दिया। इसी बीच बैठक में तृतीय सदन क्या है के प्रश्न पर हंगामा होने लगा। फ्रांस के प्रसिद्ध विधिवेता एबीसीएज, हिंदी में थोड़ा पढ़ना कठिन होता है, वैसे एबीसीएज है वो, ठीक है। एबीसीएज ने एक पुस्तिका वितरित की जिसमें लिखा था कि तृतीय सदन ही राष्ट्र का पर्याय है, किंतु देश की सरकार ने उसे पूर्णतः उपेक्षा कर रखी है। 6 मई 1789 को तीनों वर्गों के सदस्यों ने अलग अलग भवनों में बैठकर क्या की? बैठक की और जनसाधारण वर्ग के नेतृत्व में जनसाधारण वर्ग का नेतृत्व मिराबो ने ग्रहण किया। किसने? मिराबो। टेनिस कोर्ट की शपथ। फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वें के सामंतों, कुलीनों व पादरियों के दबाव में आकर साधारण वर्ग ने सभा भवन को बंद करवा दिया और इस वर्ग का सभा स्थगित करने का आदेश दिया। राजा के इस आदेश के विरोध में तृतीय सदन या तृतीय वर्ग जो था कि सभी सदस्य सभा भवन के निकट स्थित टेनिस कोर्ट के मैदान में एकत्रित हो गए। तृतीय वर्ग के नेता मिराबो की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण की और संकल्प लिया गया कि हम यहां से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हम देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों ना काम लिया जाए। फ्रांस के इतिहास में यह संकल्प टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात है। किस शपथ के नाम से? टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से। राष्ट्रीय सभा। तृतीय सदन के सदस्यों ने कि इस घोषणा से लुई 16वां भयभीत हो गया और उसने 27 जून 1789 को तीनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन की अनुमति दे दी तथा स्टेट्स जनरल को राष्ट्रीय सभा की मान्यता प्रदान की।
इस सभा ने 9 जुलाई 1789 को संविधान सभा का कार्यभार ग्रहण कर लिया। समझ में आ गया। इसके बाद होता है बास्तिल का पतन। राजा और सामंतों ने मिलकर इस सभा को भंग करने की योजना बनाई। पेरिस में यह अफवाह फैल गई कि राजा विदेशी सेना की मदद से देशभक्तों व क्रांतिकारियों को मार डालना चाहता है। इस पर पेरिस की जनता उत्तेजित हो गई और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने हिंसक आक्रमण करके राजा के अत्याचार के प्रतीक समझे जाने वाली बास्तिल की जेल को नष्ट कर दिया, कैदियों को मुक्त करा दिया। यह घटना राजा की निरंकुशता को समाप्त करने का प्रथम सोपान यानी सीढ़ी था। पहली सीढ़ी यही थी, बास्तिल की जेल को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इसलिए फ्रांस वासी इस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, 14 जुलाई 1789। ठीक है भाई। राष्ट्रीय महासभा का महत्वपूर्ण कार्य। राष्ट्रीय महासभा ने 27 जून 1789 से 30 दिसंबर 1791 के मध्य फ्रांस की सामंतशाही व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी व्यवस्था की आधारशिला रखी। इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे? नंबर 1, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। राष्ट्रीय सभा ने 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की, जिसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या थे? समान थे। दूसरा, पादरियों की पोप के अधीनता से मुक्ति। जुलाई 1790 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने पादरियों को पोप की अधीनता से मुक्ति दिलाकर उन्हें राज्य के अधीन कर दिया और मठों आदि को बंद करवा दिया। तीसरा, विशेषाधिकारों की समाप्ति। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने सामंती विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित किए। चौथी, चर्च द्वारा संपत्ति संग्रह पर रोक। 10 अक्टूबर 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने कानून बनाकर चर्च द्वारा संपत्ति संग्रह पर रोक लगा दी और चर्च की संपूर्ण जायदाद को छीनकर नीलाम कर दिया। इस आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया गया। अब चर्च किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता था। पांचवा, समान कर प्रणाली। राष्ट्रीय महासभा ने देश के सभी नागरिकों पर समान कर भार लागू किया। इस प्रकार अब कोई भी नागरिक कर मुक्त नहीं रह गया था। ठीक है। छठा, धार्मिक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय महासभा ने फ्रांस के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता प्रदान की। किसकी? धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता प्रदान की। सातवां, राजा के सीमित अधिकार। राष्ट्रीय महासभा ने देश के लिए संविधान की व्यवस्था करके राजा के असीमित अधिकारों को सीमित कर दिया। राष्ट्रीय सभा ने निर्णय लिया कि यदि विधानसभा द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव पर राजा हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वह प्रस्ताव 3 बार विधानसभा में पारित होने के पश्चात स्वतः ही कानून बन जाएगा। ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा ने फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था को समूल नष्ट कर दिया। अब फ्रांस में किसी भी व्यक्ति को बिना कानून की सहायता से दंडित अथवा कैद नहीं किया जा सकेगा और सभी व्यक्तियों का संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होगा। इस प्रकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द याद रखने हैं आपने। फ्रांस की क्रांति के 3 शब्द जो हैं क्या है इंग्लिश में? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व राष्ट्रीय सभा के मूल मंत्र थे। राष्ट्रीय सभा के सुधारवादी कार्यों के फलस्वरूप फ्रांस में जनतंत्र स्थापित हुआ। अगला है वर्साय अभियान, चुड़ैलों का धावा, है ना। चुड़ैलों का धावा किसे बोला जाता? वर्साय अभियान को। पेरिस में राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन काल में 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को पेरिस की 10,000 महिलाओं ने लुई 16वें को पकड़कर पेरिस लाने के लिए वर्साय की ओर प्रस्थान किया और वे उसके परिवार सहित पेरिस लाने में सफल हुई। फ्रांस की यह घटना चुड़ैलों का धावा नाम से प्रसिद्ध है। कितनी महिलाएं? 10,000 महिलाएं, राजा को भी और रानी को भी पकड़ के। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, चौराहे पर लटका दिया गया दोनों को। सारा मेकअप सब खत्म, सारे जो ऐशो आराम विलासिता सब खत्म। इसीलिए इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। क्या मत करो? किसी को भी इतना मत डराओ, इतना शोषण मत करो कि डर खत्म हो जाए। जिस दिन सर्वहारा वर्ग का डर खत्म हो गया, समझ लेना फिर क्या, जिस दिन आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, लोक सेवा आयोग के आगे धरना चल रहा है, युवा, और युवाओं से तो बड़ी बड़ी सरकारें डरती हैं और आप कर भी गलत रहे हो। नॉर्मलाइजेशन, 2-2 दिन पेपर, क्या मतलब है भाई? करो, व्यवस्था करो,
इलेक्शन भी तो कराते हो। इलेक्शन का रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आता है आपका? और जो ये पेपर्स होते हैं इनका रिजल्ट इतनी देर में क्यों आता है? आप इसका मतलब बांध के रखना चाह रहे हो बेरोजगारों को। और अगर आप 3 साल बाद ये बोलते हो कि फेल हो गए आप, तब क्या बीतती होगी उस बेरोजगार पे? आप 2 महीने बाद बताओ ना फेल हो गए, ठीक है दोबारा तैयारी कर लेंगे। 3-3 साल 4-4 साल बाद आप रिजल्ट दे रहे हो, बोल रहे हो फेल हो गए। तो जो निकले उनके लिए तो बधाई, लेकिन जो फेल हो गए उनका? आपके इलेक्शन का रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आता है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है आपके पास कि इतने बड़े देश की जो लोकतंत्र के जो चुनाव होते हैं उसकी गणना में आप सारा तंत्र झोंक देते हो, और जो बेरोजगारों की जो, हाँ जी, 1-1 घंटे में अपडेट। मतलब आप अपने इलेक्शन में सारे शिक्षकों को लगा देते हो, सारे शिक्षकों को, और आप जो बेरोजगारों की लड़ाई है उसमें आपको शिक्षक नहीं मिल रहे कॉपी चेक करने के लिए। क्या बात है यार? ये माना मेंस की कॉपियां हैं कि ज्यादा हो गई इसलिए चेक करने में टाइम। अरे यार, अपने इलेक्शन में सारे टीचर लगा दिए आपने, गजब। तो जिस दिन ये चीज समझ में आएगी बेरोजगारों के, उस दिन फिर एक क्या होगा, सब अपना अपना क्या है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? बस्ता शब्द अच्छा नहीं है, तिजोरी बोलो। बस्ता बच्चों का होता है, बस्ते तो भरे ही होने चाहिए, वही खाली हो गए, वही तो दिक्कत है। बच्चों के पास बस्ते रहे कहाँ? मतलब छोटे बच्चों के पास होंगे भारी भारी बैग, बड़ों के पास कहाँ है? कुछ है ही नहीं। बैग में क्या है आपके? कौन सा बैग ले रहे हो जिसमें फोन की जेब है? ये थोड़े देख रहे हो कितनी किताबें आएंगी इसमें, कितनी किताबें हम आज ढोएंगे, टूट जाएंगे, और हम कब तक पढ़ेंगे, और इतना पढ़ना है तब घर जाना है। ठीक है, चलो। व्यवस्थापिका सभा भाई, दरबारियों की सलाह पर राजा ने 21 जून 1791 को फ्रांस से भागने की योजना बनाई, किंतु भागते समय सपरिवार पकड़ लिया गया। अब उसे कैद करके रखा गया। 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी को व्यवस्थापिका सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस समय तक फ्रांस की जनता 2 विचारधाराओं में बढ़ चुकी थी, जैकोबियन और जिरोदिस्ट। जैकोबियन और, ये जैकोबियन शब्द सुना होगा आपने, टीपू सुल्तान में सुना होगा, उसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की, अपने आप को नागरिक टीपू कहा, उसकी भी समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ हो सकता है। जैकोबियन जिरोदिस्ट, जिरोदिस्ट अहिंसक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि जैकोबियन बहुसंख्यक थे और वे क्रांति से तेजी से बढ़ना चाहते थे। व्यवस्थापिका सभा के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 745 थी। इसमें 260 संविधानवादी, 100 जैकोबियन, 36 जिरोदिस्ट और 349 स्वतंत्र विचारधारा के सदस्य थे। कितने? जिरोदिस्ट खाली 36 थे। सदस्यों की संख्या टोटल 745 थी, 260 संविधानवादी थे, है ना। इस सभा के अधिवेशन की अवधि में फ्रांस का 20 अप्रैल 1792 का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा करके व्यवस्थापिका सभा भंग हो गई। राष्ट्रीय सम्मेलन 1792-95, 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राष्ट्रीय सम्मेलन का पेरिस में अधिवेशन हुआ। इस सभा का सदस्यों की कुल संख्या 782 थी। इस सभा ने 24 जून 1793 ईस्वी में फ्रांस के लिए एक नया गणतंत्रात्मक संविधान बनाया। इस काल में शासन सत्ता पर जैकोबियनों का प्रभुत्व स्थापित रहा। जैकोबियनों ने लुई 16वें को क्रांति का विरोधी बताकर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटिन मशीन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। लुई 16वें को गिलोटिन मशीन, एक चेयर होती थी, पीछे पेंच होता था, यहाँ गर्दन में पेंच फंसाकर धीरे धीरे उसको कसा जाता था, धीरे धीरे हड्डी टूटती थी, तड़प तड़प कर मरता था आदमी गिलोटिन। ठीक है, मशीन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। यूं ही समझ लो कि जैसे किसी मशीन के अंदर किसी आदमी को डालना। अभी एक दुर्घटना देख रहा था मैं, रेल के बीच में एक व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, तो उन्हें वो लगाना पड़ता है, एक कुंडा फंसाना पड़ता है ना इंजन और उसके बीच में, डब्बों के बीच में, बड़ी कठिन जॉब होती है। क्या होती है, तो उसमें क्या हो गया, 2 उसके बीच में आ गया। ऐसे समझ लीजिए गिलोटिन वैसा तो नहीं था,
लेकिन गर्दन पर धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना। ठीक है। इस समय फ्रांस में अराजकता पैदा हो गई, सामूहिक हत्याएं की गई, विरोधी सदस्यों का कत्लेआम कराया गया। फ्रांस में यह घटना सितंबर का हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय के क्रांति दल के नेता दांते, मैरेट और रोबस्पियर थे, जो एक के बाद एक मारे गए। इनकी मृत्यु के बाद फ्रांस में आतंक के शासन का अंत हो गया। अंत में राष्ट्रीय सम्मेलन में 26 अक्टूबर 1795 को फ्रांस के लिए गणतंत्रात्मक संविधान बनाकर स्वयं को भंग कर दिया। फिर हुआ डायरेक्टरी का गठन। किसका? 1795 से 1799 के बीच में डायरेक्टरी का गठन हुआ। नवीन संविधान के अनुसार फ्रांस में डायरेक्टरी की स्थापना की गई। इस व्यवस्था के अनुसार फ्रांस का शासन 2 सदनों वाली डायरेक्टरी के हाथ में आ गया और शासन के सर्वोच्च अधिकार 5 सदस्यों वाले एक संचालक मंडल यानी डायरेक्टरी को दे दिए गए। डायरेक्टरी ने 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक फ्रांस का शासन चलाया। इस काल में फ्रांस की आंतरिक दशा बिगड़ती चली गई, किंतु वैदेशिक क्षेत्र में फ्रांस को महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई। डायरेक्टरी के शासन काल में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान हुआ। किसका? बड़ा शाही नेचर का था, बचपन में बताया जाता है। अजासियो नामक द्वीप पर पैदा हुआ, सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। ठीक है, बीमार सा था, कमजोर सा था, लेकिन एक दिन इसने पूरे यूरोप को परेशान किया। एक दिन नेपोलियन के आतंक से क्या हुआ, ऐसी कोई युद्ध नहीं था जिसको ये जीतता नहीं था, लेकिन कहाँ वाटरलू के फील्ड में हार गया। और इस हारे हुए राजा के साथ हमारे समुद्रगुप्त की तुलना करते हैं। कौन? स्टेनले लेनपुल बोलते हैं भारत का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कौन है कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 100 विजय लड़ी, 100 की 100 जीती। एक हारे हुए व्यक्ति के साथ समुद्रगुप्त की तुलना नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? नेपोलियन के काल में फ्रांस में सैनिक शासन स्थापित हो गया। अब जब सैनिक शासन स्थापित होता है, सैनिक शासन तो सैनिक शासन होता है, जनता का शासन जनता का शासन होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का युग। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का सेनापति एवं विलक्षण प्रतिभा का धनी था। फ्रांस में देश के शासन की कमान संभालने वाली डायरेक्टरी को 1799 में भंग करके उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 1799 से 1804 ईस्वी तक उसने फ्रांस के कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपोलियन के समय में फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन गया। नेपोलियन ने फ्रांस में अपनी शक्ति मजबूत कर ली और 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन बैठा। उसने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से विवाह किया। नेपोलियन 1805 में ऑस्ट्रिया, 1806 में प्रशा और 1807 में रूस को पराजित कर अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंच गया। अब उसने व्यापार निषेध नियम लागू करके इंग्लैंड को निशाना बनाया, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के कारण वह असफल रहा। अंत में यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने संगठित होकर 1813 में उसे लिपिजिंग में हराया। कहाँ हराया? फिर भी भारी जन समर्थन के कारण वह पुनः सत्तासीन हो गया। 18 जून 1815 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू नामक स्थान पर उसे पुनः पराजित कर दिया। अंत में 5 मई 1821 ईस्वी को सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई। सेंट हेलेना में डाला भाई उसको। इसको कौन सा आइलैंड बोलते हैं? डेविल आइलैंड बोला जाता है इसको, डेविल आइलैंड। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। नेपोलियन द्वारा लागू की गई शासन व्यवस्था बहुत समय तक चली। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के पश्चात फ्रांस में 1848 ईस्वी में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। और जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने अपने संविधान में ले रखी है वो फ्रांस से ले रखी है। कहां से ले रखी है? और फ्रांस के 4th रिपब्लिक से ले रखी है। ये सेकंड रिपब्लिक था इसका, हमने कहां से लिया? 4th रिपब्लिक। क्लियर हो गया? फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए? फ्रांस की क्रांति निसंदेह एक युगांतरकारी घटना थी। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत हुई। इस क्रांति ने जो परिणाम थे वो क्या थे? नंबर 1, फ्रांस की इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। दूसरा, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप देश की बहुसंख्यक जनता को सामंतवाद से छुटकारा मिल गया। तीसरा, व्यापार पर कुलीनों व सामंतों का एकाधिकार समाप्त हो गया। चौथा,
फ्रांस में राजनीतिक चेतना के कारण नए राजनीतिक वातावरण का सृजन हुआ तथा फ्रांस में संप्रभुता के सिद्धांत की प्रतिपादन हुआ। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सॉवरेनिटी का सिद्धांत की प्रतिस्थापना हुई। पांचवा, मध्यम वर्गीय जनता की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब यह वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक प्रगति के मार्ग पर चलने लगा। छठा, इस क्रांति के कारण फ्रांस में जनतंत्र की शुरुआत हुई। सातवां, फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। आठवां, राजा के दैवत्व सिद्धांत या दैवीय शक्ति की मान्यता समाप्त हो गई। नौवां, फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। 10वां, फ्रांस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र के विकास को गति प्रदान की। इसको प्रजा का शासन, प्रजातंत्र। और 11वां, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा व सैनिक गौरव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। क्लियर हो गया? तो फ्रांस की जो क्रांति है वो फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो क्या बनी? प्रेरणा स्रोत का कार्य किया उसने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? रूस की क्रांति, वो अगले लेक्चर।